हेलो साथियों, फैम कोचिंग में आपका स्वागत। कलाम का माइनर टेस्ट 7 था ये, ठीक है। कलाम का 7 वो था, ये 3 अप्रैल को हुआ था और इसके हमने 2 पार्ट ऑलरेडी चैनल पे करा दिए, जिसमें आपका एक तो हिस्ट्री हो गया, एक आपका पॉलिटी हो गया। और आज जो हमारा पार्ट नंबर 3 है उसमें होगा अपना, जैसे क्या बोलें तो एक मतलब सबसे महत्वपूर्ण पार्ट अगर जीके का है तो वो है साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी आज हम देखने वाले हैं। स्पेलिंग पे मत जाना, गलत हो सकती है, इंग्लिश आती नहीं मुझे। देखो, ये हमने कल यहाँ तक 100 तक जैसे कंप्लीट कर रखे हैं। तो ये पॉलिटी थी, हमने कल पॉलिटी के क्वेश्चन किए थे। 20 थे, 30 थे कल पॉलिटी के क्वेश्चन। साइकोलॉजी के अपने 20 क्वेश्चन रहते हैं, जो फिक्स है 20, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे आपके। सेकंड ग्रेड में 20 ही क्वेश्चन आते हैं, तो 20 ही आएंगे। अब हमने को मतलब 20 क्वेश्चन हम देखेंगे, मतलब ऐसे डीपली देखेंगे, ऐसे नहीं है कि ऊपर ऊपर से। तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि ये साइकोलॉजी है और साइकोलॉजी को समझने में टाइम लगता है। तो ये साइकोलॉजी का पोर्शन तो आ चुका है, लेकिन ये शुरुआत कहाँ से है? शुरुआत है, देख लेते हैं। ये 51, हाँ ये मंत्रालय आ गया इधर, और इधर 51 आ गया। 51 नंबर प्रश्न से शुरुआत होती है अपनी। तो बिना किसी देरी के अपन प्रश्न की शुरुआत करते हैं। शेषावस्था और संवेदी गत्यात्मक विकास की अवस्था किसने कहा है? ये तो जीन पियाजे ने कहा था ना, ये सीधा ऑप्शन है, ठीक है, सीधा ऑप्शन है। और ये कहा था संवेदीगामक विकास, जो जीन पियाजे का सिद्धांत था उसमें कहा गया था। आगे जैसे एक पर्सन भी है शायद आपके आगे, मैं बता दूंगा उसमें। संवेदीगामक, यहाँ पे गत्यात्मक, संवेदी गत्यात्मक है, ये कहा गया था। और ये कहा गया था जैसे 0 से 2 वर्ष के बालक है ना, 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, तो उसके लिए कहा गया था। उसके बाद और भी अवस्थाएं ऐसी है, जैसे एक बार में 2 से 7 वर्ष है, उसका डिटेल्स आगे एक पर्सन आएगा इसमें, उसकी डिटेल से चर्चा करेंगे, तब करेंगे। अभी के लिए आप इतना याद रखें कि शेषावस्था को स्वेदिक गामक विकास की अवस्था जीन पियाजे ने कहा था। अब चलते हैं, बेबलिंग क्या है। 2 वर्ष की आयु में एक शब्द बनाना शुरू करना, बेबलिंग बताना है आपको भाई। और फिर है 1 वर्ष की आयु में कुइंग शुरू करना, 6 वर्ष की आयु में स्वर और व्यंजन की एक विस्तृत विविधता का उत्पादन करना, 3 वर्ष की उम्र में लंबे वाक्य बनाना शुरू करना। अब देखो इसमें 22 52 नंबर, हाँ इसमें कोई ऐसे 1 2 3% तो नहीं दिया गया है, सीधा सीधा आपको चुनना है क्या होगा, ठीक है। तो बताओ, तो इसमें ये 2 3 शब्द आते हैं, जैसे एक बेबलिंग है, एक बेबकिन है, एक बेबेंस्की है। तो इसमें तो देखो बेबलिंग पूछा गया। बेबलिंग होता क्या है कि जब बच्चे का मतलब वो मतलब उसको प्रारंभिक विकास जिसको बोलते हैं ना, प्रारंभिक चरण होता है विकास का, वो होता है जैसे आपका प्रारंभिक चरण होता है जब बच्चे का जन्म होता है, उसके बाद जो विकास होता है वो प्रारंभिक विकास कहलाता है। उसमें बच्चा जैसे नॉर्मल कुछ सीखता है, तो जैसे स्वर और व्यंजन वाले जो ध्वनि है उनका उच्चारण करता है, वो भी बिना अर्थ वाले का आचरण, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। तो इसमें वो ऑप्शन मुझे तो कहीं दिखा नहीं, तो दिखा नहीं, तो इसमें चारों ऑप्शन नहीं है, ये स्टार मार्क पर्सन है, ठीक है। मतलब इस प्रश्न में रोड़ा है भाई, रोड़ा, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये प्रश्न यहाँ पे स्किप करते हैं, हम आगे चलते हैं। वैसे मैंने बताई दिया आपको वेबलिंग होता क्या है कि बच्चा जो सीखता है वो प्रारंभिक विकास होता है, और प्रारंभिक चरण होता है विकास का। और उसमें क्या होता है कि एक स्वर और व्यंजन, जैसे ये प्रश्न दिया गया है, विस्तृत विविधता का उत्पादन करना नहीं है इसका है। स्वर और व्यंजन तो उच्चारण तो करता है बार बार, लेकिन बिना अर्थ वाले शब्दों का करता है। तो ये चीज़ यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है। 6 वर्ष की आयु में नहीं होता ये प्रारंभिक चरण होता है। 6 वर्ष नहीं कह सकते, प्रॉपर कहीं मेंशन नहीं है 6 वर्ष, तो ये भी गलत हो जाता है। यहाँ पे कोई ऑप्शन सत्य नहीं है। 53 नंबर क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन से कारक बालक की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं? अब वृद्धि और विकास, वृद्धि व विकास दोनों चीज है। विकास शारीरिक भी होता है और मानसिक भी होता है, वृद्धि भी शारीरिक होती है। अब आपको ये बताना है कि कौन सा जो है अपने इसको प्रभावित करता है। तो इसमें क्या रहेगा? अनुवांशिकता, अनुवांशिकता जैसे अपने पैतृक वंश से आए हुए गुण होते हैं, हाँ बिल्कुल करते हैं, विकास को प्रभावित करते हैं और वृद्धि को भी प्रभावित करते हैं। बुद्धिमत्ता बिल्कुल करती है, बुद्धिमत्ता जैसे मानसिक विकास को प्रभावित करती है, ठीक है। उसके बाद आता है सामाजिक प्रकृति, ऑब्वियस सी बात है, समाज हम पर बहुत प्रभाव डालता है, ठीक है। तो समाज में समाज का फर्क मतलब बच्चे पर पड़ता ही पड़ता है, ये पक्का है। तो सामाजिक प्रवृत्ति में जैसे मित्र मंडली हो गई, इनमें फर्क तो पड़ता ही है बच्चे पे। और
अगर बुद्धिमत्ता जैसे है, किसी की बुद्धि तेज है, वो जल्दी सीखता है, कोई लेट सीखता है, तो वो बुद्धि पर डिपेंड करता है। और अनुवांशिकता है, जैसे माता पिता से मिलने वाले गुण होते हैं, तो कद, रंग, शारीरिक बनावट, ऐसी चीज़ें होती है, वो अनुवांशिकता से आती है। तो हम कह सकते हैं कि तीनों ही इस चीज़ को प्रभावित करती हैं। बाकी अगर आप इसके और भी अगर ऑप्शन होते हैं यहाँ पे, तो एक ऑप्शन मैं लेना चाहूँगा, यहाँ पे होता पर्यावरण। पर्यावरण परिस्थिति भी प्रभावित करती है, तो एक ऑप्शन और ले सकते थे यहाँ पे, पर्यावरण परिस्थिति। तो 1, 2, 3 ये तीनों सही है, तीनों हो जाएंगे ऑप्शन। ओके, नॉर्मल है ये। बीच में बच्चों का शोर आ रहा था, सॉरी, थोड़ा सा उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। जीन पियाजे के नैतिक निर्णय के सिद्धांत में कितने चरण हैं? तो यहाँ पे अपन 3 चरण हैं। वो 3 चरण कौन से हैं? वो पहला आता है जैसे नैतिक यथार्थता, ठीक है। अभी हिंदी के नाम भी नहीं आते लिखने ना, यथार्थता ऐसे, ठीक है। 2 नंबर है अपना नैतिक समानता, समानता, और 3 नंबर है अपना नैतिक सापेक्षता। जीन पियाजे को अच्छे से याद कर लेना। और एक आता है आपका, जैसे वो जीन पियाजे के अलावा आता है एक थॉर्नडाइक। ये 2 तो मैं कहता हूँ साइकोलॉजी में रट लेना भाई, रट लेना। ये किसी भी टॉपिक में आए, इन दोनों को रट लेना। हर टॉपिक में आते हैं थॉर्नडाइक, जीन पियाजे, पक्का रट के जाना इनको। 3 है ये, 3 सिद्धांत इन्होंने दिए थे। कितने चरण थे सिद्धांत के? नैतिक निर्णय सिद्धांत के चरण पूछे, 3 चरण थे। अब इनकी उम्र आपसे पूछ ली जाए, तो ये जैसे होता है 7 से 8 वर्ष तक होता है, ठीक है। और ये होता है 7-8 से लेके 12 वर्ष तक, और ये होता है अपना 12 वर्ष से ऊपर। तो ये थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए। एक नए जन्मे बच्चे को लगभग 2 महीनों में अपने सिर का नियंत्रण प्राप्त होता है, बिल्कुल। उसके बाद अन्य रंगों का बोल दिया। मानव में इस प्रकार के विकास को क्या कहा जाता है? जब न्यू बच्चे का मतलब जन्म होता है, उसके बाद वो 2 महीने बाद उसको मतलब अपने सिर की अनुभूति होती है कि मेरा सिर है, उसको नियंत्रण करने का। तो वो होता है सिफेलोकोडल, सिफेलोकोडल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये याद रखना, ये एक विकास का ये एक सिद्धांत होता है, और सिर से पैर की दिशा में होता है ये ध्यान रखना है। सिर से पैर की दिशा होती है इसकी। अगर पूछ लिया जाए आपसे सीधा कि सिफेलोकोडल सिद्धांत का जो दिशा होती है वो कौन सी होती है, तो सिर से पैर की होती है, पैर से सिर की नहीं होती है, गलत मत करके आना। सबसे पहले बच्चे का मस्तिष्क होता है, वही विकसित होता है, फिर गर्दन, फिर धड़, फिर अंत में पैर विकसित होते हैं। ये एक रूल है, नियम है, इसको याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सा कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत का प्रथम चरण है? कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत का प्रथम चरण आपसे पूछा है, कौन सा है? प्रथम चरण तो वो नहीं है क्या, परंपरागत वाला? तो इसमें कौन सा है? उसमें क्या आएगा भाई? परंपरागत प्रथम चरण, प्रथम चरण पूछा है आपसे। पूर्व परंपरागत नैतिक रखना, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, अच्छे पारिस्थितिक संबंध, सामाजिक अनुबंधन एवं व्यक्तिगत अधिकार, और आज्ञाकारिता और दंड। तो क्या होगा? ये है 4th ऑप्शन राइट है इसमें, आज्ञाकारिता और दंड। और ये आज्ञाकारिता और दंड आते किसमें है भाई, बताओ किसमें आते हैं? इसके प्रमुख 3 तो सत्र थे, बताए थे इन्होंने, नैतिक विकास के 3 सत्र बताए थे, 3 सत्र, ठीक है। 3 सत्र के बाद इसके प्रमुख 6 सोपान भी थे, 6 सोपान। अब वो 6 सोपान कैसे थे? जैसे ये 3 सत्र हैं, नाम बता देता हूँ मैं। एक पूर्व परंपरागत है, एक है पूर्व परंपरागत, लिख देता हूँ। एक है अपना पूर्व परंपरागत के बाद परंपरागत, एक है जैसे उत्तर परंपरागत, एक तो पूर्व परंपरागत, एक उत्तर, और एक सीधा परंपरागत, ठीक है। 3 है। अब इन 3 में जो सोपान है वो कैसे कैसे बांटे गए हैं? इसमें 1 और 2 सोपान है, फिर इसमें भी 1 और 2 सोपान है, मतलब 3rd हो गया और 4th हो गया, और इसमें 5th है और 6th है, ऐसे सोपान है। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन याद रखना। आज्ञाकारिता और दंड नैतिक सिद्धांत का प्रथम चरण है, ओके। दंड से बचने के लिए कार्य करते हैं बच्चे प्राय,
तो वो आपका दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता होता है, जो मैंने सोपान बताया आपको ना, सोपान प्रथम चरण है। ये प्रथम चरण पूर्व परंपरागत का एक सोपान है, या आप जिसे बोलते हैं फर्स्ट सोपान ये होता है। इसमें होता है कि बच्चा दंड से बचना चाहता है, तो ये चरण में पूछा गया था आपसे, तो दंड आ जाएगा। अब यहाँ पे सवाल ये भी आता है कि सर और पूछ ले तो, और इसमें एक यांत्रिक आता है, दंड के अलावा दूसरा यांत्रिक आता है, यांत्रिक सापेक्षिकता उन्मुक्ता, दो आते हैं। एक परंपरागत में जैसे थर्ड में आ जाएगा उत्तम लड़का व लड़की की उन्मुक्ता, सामाजिक क्रम में संपोषित उन्मुक्ता, इसमें ये आ जाएंगे, ये रटने पड़ेंगे। अब मैं बता रहा हूँ, यहाँ से आपके याद तो होंगे नहीं, मुझे पता है, ठीक है। फिफ्थ में आ जाएगा यहाँ पे सामाजिक अनुबंधन, और इसमें सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत आ जाएगा सिक्स में। तो ये थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा क्या क्या हो सकता है। बाकी क्वेश्चन उन्होंने वेरी डीप दिया है, सीधा 3 सत्र में पूछ लेते पूर्व परंपरागत, तो ये हम कर देते। यहाँ से इन्होंने सोपान में से ही क्वेश्चन पूछा है। एक बार तो मैं भी चकमा खा गया था इसमें शुरू में। तो देखो अब 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास कभी एक विधि का पालन नहीं करता, ये राइट है क्या? बताओ बताओ भाई, कौन सा विकास का सिद्धांत है? ये बात सही है मेरे हिसाब से। व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत 57 नंबर में। हाँ चलो आगे देखते हैं। तो व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत आ जाएगा, सही है। एकीकरण का सिद्धांत सही है, और सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया का सिद्धांत सही है। लेकिन अपने को क्या करना था? 1 2 3 4 तो विधि का पालन नहीं करता, एक विधि का पालन नहीं करता, ये मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। अब विकास का सिद्धांत और या प्रकृति यहाँ पे पूछी गई, तो प्रकृति में बहुत सारी प्रकृति है, इसकी याद करनी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी, 5 7 है, 10 एक भी हो सकती है, 10 एक है, तो ये उसमें नहीं है, मैंने तो बता दिया, लेकिन आपको ये याद करना ही पड़ेगा। 2 और 3 और 4, तो इसमें पहला ऑप्शन राइट है। अभी मेरे पास मंदिर की आरती शुरू हो चुकी है, इसलिए थोड़ा सा डिले इसमें होगा। वस्तु स्थायित्व, आत्म पहचान और प्रतिनिधित्व गतिविधि किस अवस्था की विशेषताएं हैं? तो मैं एक बार यहाँ पे वीडियो रोक रहा हूँ, क्योंकि आरती के पश्चात ही हम ये करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब हो इसमें तो माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। अभी शुरुआत करते हैं फिर से। वो मंदिर वाली आरती, 2 मंदिर है मेरे पास, एक में तो बंद हो गई, लेकिन एक में चल रही है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना यार, थोड़ी आवाज़ आई साइड की तो, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूँगा नॉइस रिड्यूसर से नॉइस वो हटा दूँ, बाकी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो देखो 58 नंबर प्रश्न था अपना, बाकी मैंने बता दिया। वस्तु स्थायित्व, आत्म पहचान और प्रतिनिधित्वात्मक गतिविधि किस अवस्था की विशेषताएं हैं? अब इसमें नाम ही ऐसे ऐसे होते हैं। अब देखो, एक तो ये जीन पियाजे का सिद्धांत है, पहली बात तो, और मैंने जो पहला प्रश्न आया था ना अपना, उसमें मैंने बोला था जीन पियाजे का सिद्धांत मैं आपको अच्छे से बताऊंगा आगे, तो वो इसमें आपको समझने लायक है। ये जो सारी अवस्थाएं हैं जीन पियाजे के सिद्धांत में, ये कौन सी अवस्थाएं किस उम्र में होती है, ये अवस्थाएं किस उम्र की अवस्था है ये, तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेते हैं। अब देखो, इनका जो पहला सिद्धांत है वो है संवेदी गत्यात्मक, जिसे बोलते हैं, या संवेदी गामक आप बोल सकते हैं। ये होता है, मैंने पहले ही बताया था, जैसे जन्म से 2 वर्ष, या अगर इसको ऐसे बोले तो ये 8 महीने से शुरू होकर लगभग 24 मंथ तक रहता है, ठीक है। तो ये विकास संवेदी गामक विकास कहलाता है, जिसमें मतलब बच्चा क्या करता है, मुंह में कोई वस्तु रखकर उसका मतलब पता करता है, काट कर या बलबला कर बोल सकते हो, कैसे भी वो ऐसे करता है उसको, ठीक है। तो और तो इसमें क्या होगा, उम्र है वो मैंने बता दी। बाकी इसमें अगर इसमें प्याजे ने इसके लिए किसका प्रयोग किया था, तो एक चीज आती है कि प्याजे ने इस सिद्धांत में किसका प्रयोग किया, तो वो किया था हाइडिंग द ऑब्जेक्ट। तो ये एक नाम है, आप याद रखना, जो मैंने बताया है संवेदी गामक विकास में जीन पियाजे ने किस चीज का उपयोग किया, वो है हाइडिंग द ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया। अब 2 नंबर आपका सिद्धांत है, वो कौन सा है? 2 नंबर, ठीक है। तो 2 नंबर में आपको पूर्व संक्रियात्मक सिद्धांत ये रहा, ठीक है, नाम लिखने की जरूरत नहीं है, सामने पड़ा है आपके पूर्व संक्रियात्मक। अब इसकी उम्र कितनी होती है? उम्र होती है यहाँ पर 2 से 7 वर्ष,
ठीक है। इस अवस्था में जो व्यक्ति क्या करता है, वो जो चिन्ह या प्रतिबिंब या प्रतीक होते हैं उनको अपने आधार पे चिंतन करता है। ये नॉर्मल सी बात थी। फिर आता है मूर्त संक्रियात्मक सिद्धांत। ये रहा, ये 3 नंबर 3rd नंबर सिद्धांत है मूर्त संक्रियात्मक सिद्धांत। ये 2 नंबर है। संवेदीगामक ये 1 नंबर है और अमूर्त वाला फिर 4 नंबर आ जाता है। यही बात है क्या? अरे यही है कि नहीं है? तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि वस्तु स्थायित्व आत्म पहचान, ये प्रश्न है, ये आपका मैंने बता दिया संवेदीगामक में ही आएगा। वस्तु स्थायित्व की पहचान करना, मैंने बताया वस्तु की पहचान कैसे करता है, काट कर उसको, और मतलब वह एक उसका स्थायित्व एक गुण होता है वस्तु का, ठीक है, उसको समझ पाता है बच्चा। तो ये आ जाता है आपका इसमें संवेदी पेशीय में। तो आंसर तो इसका ये हो गया। अब बात आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किस उम्र तक होती है। तो 3rd की अवस्था जो अपनी रहेगी वो 7 से 11 वर्ष रहेगी, और 4th जो अपना है वो है औपचारिक, या आप कह सकते हैं अमूर्त, तो उसकी रहेगी 11 से 15 वर्ष। ये उम्र है। अब इनके अंदर क्या होता है, बच्चा क्या करता है, इनके अंदर चिंतन व्यवस्थित क्रमबद्ध तार्किक होना प्रारंभ होता है। बच्चा तर्क सहित मतलब समझना प्रारंभ करता है। 11 से 15 वर्ष में क्या होता है, पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, तर्क संगत बातें करता है, व्यवस्थित वैचारिक और परिपूर्ण हो जाता है एकदम। तो ये है 11 से 15 वर्ष की अवस्था। तो इनको याद कर लेना, ये मैंने पहले ही बताया था, जीन प्याजे रट लेना, ये हमेशा आएगा। किस मनोवैज्ञानिक का यह मत है कि विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तित्व भिन्नताएं पाई जाती है। फिलहाल आरती बंद हो चुकी है, अभी मेरे हिसाब से आपको आवाज़ सही आ रही होगी, तो मुझे नॉइस रिड्यूसर की शायद जरूरत ना पड़े, क्योंकि वीडियो एडिटिंग में टाइम बहुत लगता है फिर। कुप्पूस्वामी, स्किनर और हरलॉक गैरिसन। तो दोबारा पढ़ते हैं। किस मनोवैज्ञानिक का यह मत है कि विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। बताओ क्या रहेगा? कुप्पूस्वामी बिल्कुल नहीं है, स्किनर यही है। विकास के स्वरूपों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, ये मत है स्किनर का मत, यानी मत मान सकते हैं, परिभाषा मान सकते हैं, एक ही बात है। तो ये आएगा कि स्किनर के अनुसार विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। अब उसके बाद किस मनोवैज्ञानिक को 20वीं शताब्दी का बालक की शताब्दी कहा जाता है? ये क्रो एंड क्रो को कहा जाता है। पहला ऑप्शन राइट है। क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। तो ये याद रखना, क्रो एंड क्रो हो जाएगा आपका, क्रो। उसके बाद आता है निम्नलिखित में से कौन सा एक शेषावस्था की विशेषता नहीं है? शेषावस्था की विशेषता बतानी है, कौन सी नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कल्पना की सजीवता, बिल्कुल कल्पना होती है। दूसरों पर निर्भरता होती है, शेषावस्था में बिल्कुल होती है। नैतिक परिपूर्णता और आत्म प्रेम की भावना, आत्म प्रेम की भावना ही सही है। नैतिक परिपूर्णता कहाँ से होगी? शेषावस्था में परिपूर्णता नहीं होती है नैतिक, हमें इतना ज्ञान नहीं होता बच्चों को नैतिक परिपूर्णता वाला। तो शेषावस्था की जैसे सामान्य विशेषताएं जैसे होती है दूसरों पर निर्भर रहना, नैतिक भावना का अभाव होता है। अगर इस पॉइंट को ऐसे होता ना, ये नैतिक भावना का अभाव, अगर ऐसे ये पॉइंट होता तो बिल्कुल राइट होता, लेकिन इसमें नैतिक परिपूर्णता लिखा गया, एक वर्ड से पूरी दुनिया ही बदल गई पर्सन की है। और अगर इसके अलावा अगर आप बताएं कि जैसे अगर इसको सीखने का आदर्श काल भी कहा जाता है शेष अवस्था को, किसके अनुसार? वैलेंटाइन के अनुसार। वैलेंटाइन से कहीं और मत चले जाना, यही रहना, ठीक है। वैलेंटाइन के अनुसार क्या कहा है, बताओ क्या कहा है? अभी बताया ना, सीखने का आदर्श काल। अब आप बोलेंगे सर हम कहाँ से बताएं, हम क्या लाइव देख रहे हैं? नहीं, लाइव नहीं देख रही, ये बस वीडियो में सुविधा के लिए थोड़ा सा बोलना पड़ता है, अच्छा रहता है, कांटेक्ट बना रहता है। हाँ जी, सॉरी बीच में एक कॉल आ गया ना। देखो अब ये मैंने बता दिया, सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। इसमें शिक्षावस्था की विशेषताएं पूछी आपसे, तो एक तो ये हो गई, एक दूसरों पर निर्भरता हो गई, एक नैतिक भावना का अभाव इसकी विशेषता रहेगी, एक आत्म प्रेम की भावना। तो इसमें से तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, नहीं पूछा है हमसे। लेकिन इसके अलावा जैसे एक और भी बता दूं मैं, शारीरिक विकास तीव्रता से होता है, मानसिक क्रियाएं तीव्रता से होती है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है। जो आपका वैलेंटाइन डे के अनुसार सीखने का आदर्श काल माना जाता है। ये थोड़ी मोटी बातें याद रख लेना, थोड़ी सी अलग से। कौन सी एक कक्षा 6 से 12 वर्ष की आयु के बालक की अप्रूव विशेषता रहती है?
6 से 12 वर्ष की आयु का जो बालक होता है उसकी विशेषताएं आपसे पूछी है। अपूर्व विशेषता यानी उत्तर बाल्यावस्था की सामान्य विशेषताएं अगर आपसे पूछी जाए कि उत्तर बाल्यावस्था की विशेषताएं कौन सी है, या आपसे पूछ ले कि अपूर्व विशेषता कौन सी है, वो एक ही बात है। अब यहाँ पे कौन कौन सी विशेषताएं रहती है इसकी मैं विशेषता बताता हूँ, फिर अपने ऑप्शन पे चलते हैं। खेलने की अवस्था, पहला है खेलने की अवस्था। बिल्कुल बच्चे में खेलने की अवस्था 6 से 12 वर्ष में सबसे ज़्यादा होती है तीव्रता से, और यही आपकी विद्यालय अवस्था स्टार्ट होती है। विद्यालय अवस्था शुरू होती है यहीं से 6 साल से 5 साल से बच्चे की स्टार्ट हो जाती है। बच्चा समूह में रहना पसंद करता है। दल कह सकते हैं, टोली कह सकते हैं, समूह कह सकते हैं, मित्र मंडली। और इसमें जैसे अपन कंचे खेलने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। भाई मैंने भी खेले हैं, कंचे खेलने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है, और मैंने तो खुद नहीं खेले तो बता रहा हूँ। ओके, या मतलब घूमने की प्रवृत्ति बच्चे में सबसे ज़्यादा होती है, खोज करने की प्रवृत्ति होती है। तो ये जहाँ आपको दिख रहा है वहाँ पे टिक मार दो। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, मतलब अनुकरण ये होता है किसी को फॉलो करके सीखना है, तो अप्रूव विशेषता है। और अकेले खेलने की प्रवृत्ति, अकेले खेलने की नहीं होती, दल या टोली होता है, मैंने बताया अभी। मानसिक रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन, सदस्य भ्रमण की प्रवृत्ति, तो इसमें जो अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति ये नहीं है। और सदस्य भ्रमण की प्रकृति, भ्रमण की प्रकृति तो मैंने बताया प्रवृत्ति पाई जाती है घूमने की, ठीक है। तो ये भी हो सकता है मानसिक रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन, और ये भी हो सकता है। तो अप्रूव विशेषता आपसे पूछी है, तो दो ऑप्शन कैसे हो रहे हैं इसमें, तो एक होना चाहिए यार। हाँ, ये ऐसे हो रहे हैं कि ये जो मैंने थोड़ा सा पढ़ने में गलती कर दी। देखो इसमें थर्ड ऑप्शन तो सही है बिल्कुल। ये सदस्य है ना, सदस्य भ्रमण, ये घूमने मैंने बता तो दिया, ये है निरुद्देश्य, निरुद्देश्य रहेगा, मतलब कोई उद्देश्य नहीं है बच्चे का। अब हम घूमने जाएं तो एक उद्देश्य बना के जाते हैं कि हमें ये करना है, वहां से ये चीज लेनी है, उठाना है, देखने जाना है, किस राजा ने क्या किया, मतलब कोई हिस्टोरिकल प्लेस देख रहे हैं तो हमें एक वो होती है, उन बच्चों को वो निरुद्देश्य होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो निरुद्देश्य नाम आ जाएगा, निरुद्देश्य घूमने की प्रवृत्ति। तो ये रहेगा निरुद्देश्य घूमने की प्रवृत्ति, सदस्य नहीं है, उनका कोई उद्देश्य नहीं होता प्रॉपर घूमने का। तो मानसिक रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देता है, ये इसकी एक आ जाएगी। बाकी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। बच्चा किसी को फॉलो करके सीखने की कोशिश नहीं करता, बच्चा खुद में मगन रहता है। पहला ऑप्शन इस वजह से गलत हो जाता है। दूसरा, अकेले खेलने की प्रवृत्ति नहीं होती, मैंने बताया दल या टोली। मानसिक रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन होता है, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सदस्य भ्रमण नहीं होता, निरुद्देश्य भ्रमण होता है। आगे बात करते हैं, किस मनोवैज्ञानिक का मत है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। देखो परिभाषा पूछी गई है, और ये अभी मैंने इसका नाम लिया था आपके सामने थोड़ी सी देर पहले। रोज का लिया था, या वैलेंटाइन का लिया था, किलपैट्रिक लिया था, बिग एंड हंट का लिया था, किसका लिया था? ऑब्वियस बात है मैंने सिर्फ वैलेंटाइन का नाम लिया था। तो वैलेंटाइन की परिभाषा है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। और रोज का जो मत है वो क्या है, रोज का, तो रोस मार्शे कहते हैं कि समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करता है। किशोर जो है, किशोर क्या करता है, समाज सेवा, समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करता है। ये इसकी परिभाषा है, रटनी पड़ेगी, इलाज नहीं है। और किलपैट्रिक महाशय का मत है कि जो किशोरावस्था होती है वो जीवन का सबसे कठिन काल है, जीवन का सबसे कठिन काल है। ये इनकी परिभाषा है। बिग एंड हंट, इनकी क्या परिभाषा है? बिग एंड हंट की बड़ी लंबी चौड़ी परिभाषा है, वैसे शॉर्ट है। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करने वाला शब्द होता है, वो होता है परिवर्तन। ये इनकी परिभाषा है। तो परिवर्तन नाम जहां दिख जाए वहां पे बिग एंड हंट आ जाएगा। और परिवर्तन क्या होता है? यह शारीरिक भी होता है, सामाजिक भी होता है, और मनोवैज्ञानिक भी होता है, मनोवैज्ञानिक भी होता है। तो ये अगर आपसे परिभाषा आ जाए तो इसमें बिग एंड हंट हो जाएगा। तो ये थी ऐसे मुझे पता है ये राइटिंग ऐसी है, इस पे मत जाना, थोड़ी सी हो जाता है ऐसे। चलो देखो, स्टैनले हॉल
कि प्रसिद्ध पुस्तक जिसमें किशोरावस्था के विकास पर विस्तृत विवरण दिया गया। अब ये दिया गया का नाम है, उसका नाम क्या है? किशोरावस्था के विकास पर विस्तृत विवरण दिया गया है, उस प्रसिद्ध पुस्तक का नाम पूछा है आपसे, बताओ बताओ वही बताओ। किशोरावस्था, वैसे तो किशोरावस्था के विकास पर पूछा तो किशोरावस्था ही इसका जैसे मेन टॉपिक है। बाकी इस बुक की बात करें ना अपन, तो बुक कौन सी रहेगी? बुक रहेगी एडोलेसेंस, जो कि 1904 में प्रकाशित हुई थी, और इसी को किशोरावस्था कहते हैं। ठीक है, ओके, तो ये रहा। प्याजे का विकास संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत प्याजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार जब अधिगमकर्ता अपने और अपने पर्यावरण के बीच उचित तालमेल बनाए रखता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? संतुलीकरण, आत्मसात्मीकरण, क्या कहलाती है? 65 नंबर में मैंने पहली बात ही बोला कि बच्चा क्या करता है, वो मतलब संतुलन बनाए रखता है, पर्यावरण और के बीच उचित तालमेल को संतुलन बोलते हैं। तो सीधा तुक्का मार पड़ती है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, संतुलीकरण कर दो। बच्चे का विकास किस मार्ग का अनुसरण करता है? अब ये बड़ी मतलब रोचक बात है, और ये प्रश्न बहुत बार आ भी चुका है और आता भी है। और ये जो बच्चे में विकास होता है वो वर्तुलाकार होता है। अब हम विकास के बारे में जहाँ से पढ़ते हैं ना, वहीं से ये स्टार्ट होती है बात कि वह विकास की मतलब जो प्रवृत्ति है वो कैसी होती है, या उसका मार्ग कैसा होता है, या वो कैसे मतलब विकास अनुसरण करता है, किस मार्ग का अनुसरण करता है, तो वो वर्तुलाकार होता है। और ये प्रश्न बहुत बार आता है, ध्यान रखना इस चीज को, वर्तुलाकार। तो वर्त ये कर सकते हैं ना, थर्ड थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, यही बात है। 67 नंबर क्वेश्चन देखो। अरे यार, वर्तीय नहीं, वर्तुलाकार को सर्पिलाकार कहते हैं ना, सर्पिलाकार कहते हैं। यार ये सर्पिल और ये वर्तीय दो है, देख लेना अब इसमें कौन सा ऑप्शन है। ये भी वर्तीय ही होता है, ये भी वर्तीय ही होता है। ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन रखा है मैंने। बाकी देखो, ये दो नाम आपको मुझे नहीं लगता कहीं पूछे जाएंगे, बाकी ये नाम सबसे ज्यादा आता है वर्तुलाकार, ये याद रखना। ओके, बाकी हो सकता है इस प्रश्न में कोई गड़बड़ हो, तो देख लेना। सर्पिल भी होता है और वर्तीय दोनों ही होते हैं, फिर तो ये तो गलत हो रहा है प्रश्न। देख लेना, वर्तुलाकार होता है वो याद रखना, ये शब्द याद रखना बस। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा तो यही शब्द आएगा, क्योंकि ओरिजिनल परिभाषा में यही शब्द है, ये नहीं है। ब्रुनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के प्रतिबिंबात्मक अवस्था का संबंध किस आयु वर्ग से है? ब्रुनर का, जेम ब्रुनर का सिद्धांत पूछा गया है। तो जेम ब्रुनर के जैसे 3 स्तर में सिद्धांत विभाजित किए गए थे। एक है आपका सक्रिय अवस्था, पहला सक्रिय अवस्था। दूसरा आपका प्रतिबिंबात्मक है, जो आपसे पूछा गया है प्रश्न में। और तीसरा आपका है संकेतात्मक। और इन तीनों की अवस्था, जैसे पहले सक्रिय की जान लेते हैं, तो ये तो मैंने जन्म से 2 वर्ष, नॉर्मल यही होती है, जन्म से 2 वर्ष। फिर होता है 2 से 7 और 7 से 11, जैसे वो थी ना उसकी, किसकी, जीन प्याजे की, सेम वैसे ही उसमें 11 से 15 और थी, वो इसमें ऐड नहीं है, इसमें 3 स्तर है। तो प्रतिबिंबात्मक पूछा है तो 2 से 7 वर्ष जहाँ दिख रहा है, दूसरे में दिख रहा है, राइट कर दो। 68 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी जीन प्याजे द्वारा प्रदत्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है? तो जीन प्याजे का फिर से आ गया, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है, अभी मैं पढ़ा कर आया हूँ आपको, तो ये थोड़ा सा उसमें याद कर लेना जाके विशेषता, आराम से डीपली, क्योंकि मैं सारी चीज़ तो सॉरी, सारी चीज़ तो यहाँ पर बताना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, आप लोग इतना वीडियो देखना भी नहीं चाहते। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा जो मूर्त संक्रियात्मक जो बच्चा होता है वो संकेतों का जो है, मैंने बताया था लास्ट में, संकेतों को समझने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे संकेतात्मक कार्यों का ये रहा चौथा नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास का वह स्तर जहाँ बालक स्वयं पहुंच सकते हैं, संज्ञानात्मक विकास का वह स्तर जहाँ किसी की सहायता से पहुंचा जा सकता है। वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार इसके बीच का अंतर क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बताओ, जल्दी बताओ भाई, इसके बीच का अंतर क्या कहलाता है? दोनों के बीच का अंतर कहलाता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ये कहाँ है? ये रहा चौथा ऑप्शन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। जब आप इसका नियम पढ़ोगे तब समझ जाओगे, बाकी इसमें कोई और तो बताने वाली बात है नहीं।
कोलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार आत्म परिपूरक पारस्परिकता नैतिक विकास के किस चरण की विशेषता है? बताओ भाई। ये है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता, इसकी विशेषता है। तो ये थोड़े से नियम वगैरह तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, आपने पढ़े होंगे, तो मैंने बता दिया। बाकी मैंने कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की। फिर भी कुछ ना समझाया हो कमेंट करके पूछ लेना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ये आपके 20 क्वेश्चन थे साइकोलॉजी के और हमने कंप्लीट कर लिए। और एक चीज़ और बता देता हूँ, आरपीएससी सेकंड ग्रेड से जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है सेकंड ग्रेड से, चाहे वो मैथ से है, चाहे वो साइंस से है, चाहे वो जीके से है, जीके तो खैर सभी के हैं, साइंस और मैथ और जीके, इन तीनों के अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, आपको मिल जाएंगे। ओके, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, मिल जाएंगे। ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से भी देख सकते हो, तो ले लेना। और भी बहुत सी चीज़ें हैं इनके पास, आप कांटेक्ट कर लेना। तब तक के लिए बस एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ओके।